यो आपके ही चैनल टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास पर आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं बिहार एसएससी मॉडल प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ दोस्तों, जो 2024 के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, बिहार एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ कि दोस्तों आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरे अंत तक देखेंगे दोस्तों। तो चलिए मैं इस वीडियो के पहले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, महात्मा गांधी ने किस वर्ष किसानों के समर्थन में गुजरात के खेरा जिलों में एक सत्याग्रह का आयोजन किया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी 1918 में किया था दोस्तों। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, वर्ली चित्रकला भारत के डैश राज्य की लोक चित्रकला है? बताइए दोस्तों, जो वर्ली चित्रकला है भारत के किस राज्य की है? तो दोस्तों यह है महाराष्ट्र राज्य की। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, विश्व की समस्त जनसंख्या के सापेक्ष हमारे देश की जनसंख्या लगभग कितनी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, यानी बी नंबर, 17.5% है दोस्तों। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत की तट रेखा है, बताइए दोस्तों, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? यह दोस्त क्वेश्चन है दोस्तों, और मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसको आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा दोस्तों। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी 6100 किलोमीटर लंबी है दोस्तों। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, बताइए दोस्तों, नकदी फसल में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी नंबर, यानी गेहूँ। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है, बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी दाल, यानी डी नंबर, दाल का, यानी भारत जो देश है दोस्तों वह दाल का सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता करता है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्न में से केन्या की राजधानी कहाँ है? बताइए दोस्तों, निम्न में से केन्या की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी नंबर, यानी नैरोबी। जो केन्या है दोस्तों, इसकी राजधानी कहाँ है? नैरोबी में है दोस्तों, नैरोबी। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, भारत के प्रथम उर्वरक संत्र यानी संयंत्र कहाँ लगा था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी नंबर, यानी सिंदरी में लगा था दोस्तों, सिंदरी में। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन है दोस्तों? बताइए, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन है? तो दोस्तों सी होगा इसका आंसर, मुंबई। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको भी आप लोग बहुत बढ़िया से याद कीजिएगा दोस्तों। मैं जितने भी प्रश्न उत्तर बता रहा हूँ दोस्तों वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप लोग इसे बहुत अच्छे ढंग से याद कीजिएगा दोस्तों, ताकि 2024 के बिहार एसएससी के एग्जाम में दोस्तों आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे दोस्तों। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, यानी सी नंबर, यानी एशिया जो क्या है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे क्या है, 12 है दोस्तों। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है, साफ रातें मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी विकिरण के कारण होती है दोस्तों। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है,
सात पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है दोस्तों? सात पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यानी ए नंबर यानी रोम को कहा जाता है सात पहाड़ियों का शहर। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी रांची। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, दामोदर नदी निकलती है दोस्तों, बताइए जो दामोदर नदी है वो कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों जो दामोदर नदी है वो छोटा नागपुर से निकलती है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी का नाम है, बताइए दोस्तों पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी नंबर यानी भारत। मैं जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो 2024 के बिहार एसएससी में पूछे जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरा अंत तक देखिएगा दोस्तों, ताकि 2024 के बिहार एसएससी के एग्जाम में आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे दोस्तों। और दोस्तों मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि जितने भी एसएससी बिहार एसएससी फॉर्म भरे हैं वह इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे दोस्तों। इस वीडियो को देखने से आपको बहुत ही लाभ होगा दोस्तों। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था, बताइए दोस्तों भारतीय संविधान को अपनाया गया था तो संवैधानिक सभा के द्वारा। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। साथियों अगला प्रश्न कर रहा है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान को प्रस्तावना आरंभ होती है, बताइए दोस्तों इसका आंसर होगा डी नंबर, हम भारत के लोग शब्दों से यानी हम भारत के लोग शब्दों से मिलती है। यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, कोई वित्तीय विलंब प्रस्तावित हो सकता है, बताइए दोस्तों कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी नंबर यानी केवल लोकसभा में हो सकता है दोस्तों। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है, बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ए नंबर यानी संविधान के अनुच्छेद 12 से 15 तक। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है, पंचायती राज विषय है, बताइए दोस्तों पंचायती राज विषय है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी राज्य की सूची पर। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने की निर्देश देता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर अनुच्छेद 40। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर यानी किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है दोस्तों, बताइए लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी नंबर यानी लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा।
फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, यानी जो भारत के राष्ट्रपति है दोस्तों, उसके राष्ट्रपति के पद से कौन हटाया सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी नंबर, यानी संसद के द्वारा वह हट सकता है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी नंबर, यानी 6 महीने तक। कह रहा है कि दोस्तों भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो दोस्तों 6 महीने तक वह क्या रह सकता है? अपने पद पर आसीन रह सकता है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि सर्वाधिक द्वीपों वाला देश के रूप में जाना जाता है। बताइए दोस्तों, सर्वाधिक द्वीपों वाला देश के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा इंडोनेशिया का। दोस्तों यह भी जो क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो पूछे जाते हैं। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। बताइए दोस्तों, इसका आंसर होगा यानी डी नंबर, यानी ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। पहला कारण क्या है दोस्तों? तो हथियार बंद विद्रोह के आधार पर। दूसरा कारण है बाहरी आक्रमण के आधार पर। तीसरा कारण है युद्ध के आधार पर। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? डी नंबर। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा यानी सी नंबर, यानी महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, DCM ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी नंबर, यानी फुटबॉल से संबंधित है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। बताइए दोस्तों, इसका आंसर होगा बी नंबर, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था है दोस्तों। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, देश में ऑपरेशन फ्लड को शुरुआत का श्रेय दिया जाता है किसे? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी नंबर, यानी डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत की उन्नति संतोषजनक रही। बताइए दोस्तों, इसका आंसर होगा ए नंबर, यानी कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में। जो भारत की संतोषजनक उन्नति कौन इसमें रही है? तो कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी नंबर, न्यूयॉर्क में स्थित है, न्यूयॉर्क। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, 8वीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी, यानी 8वीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए नंबर, यानी रोजगार बढ़ाने की, रोजगार बढ़ाने को। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर मिलता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, आपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने जमींदारी उन्मूलन की नीति का अनुमोदन किया था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी नंबर, यानी कार्यकारिणी कमेटी 1945। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी नंबर, यानी 1820 में। दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ और बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरे अंत तक देखिएगा,
ताकि 2024 के बिहार एसएससी के एग्जाम में आपका एक भी प्रश्न उत्तर यानी एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटे दोस्तों। तो फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी नंबर यानी तीन कठिया से जुड़ा था दोस्तों, तीन कठिया से। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था दोस्तों? तो तीन कठिया से। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। दोस्तों अगला प्रश्न कह रहा है, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर यानी बिरसा मुंडा। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी यानी 2000 ईस्वी में हुई थी। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? यानी बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी नंबर यानी 1912 में बिहार बंगाल से क्या होगा दोस्तों? अलग हो गया। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 1916 में हुई थी दोस्तों। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर यानी खेल में दिया जाता है दोस्तों। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, भूरी क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? बताइए दोस्तों, भूरी क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए नंबर यानी उर्वरक से है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सी मीठे पानी झील नहीं है? निम्न में से कौन सी मीठे पानी झील नहीं है दोस्तों? इसका आंसर होगा यानी डी नंबर सांभर। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सी एक फलीदारी फसल है? बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन सी एक फलीदारी फसल है? तो दोस्तों इसका आंसर ए होगा यानी दालें। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, शांति उद्देश्यों हेतु परमाणु शक्ति का उपयोग करने में भारत किस देश से बहुत ज़्यादा आगे है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी यानी पाकिस्तान से दोस्तों। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी नंबर यानी 34 है दोस्तों। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर मिलता हूँ दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नगर में चार मीनार स्थित है? निम्नलिखित में से किस नगर में चार मीनार स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी नंबर यानी हैदराबाद में चार मीनार स्थित है दोस्तों। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी आप लोग अच्छे ढंग से अच्छा से याद कीजिएगा दोस्तों। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, संकटग्रस्त जाति संगाई है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका बी नंबर यानी मणिपुरी हिरन। यह संकटग्रस्त जाति संगाई है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है दोस्तों। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी नंबर यानी अमोनिया क्लोराइड यानी अमोनियम क्लोराइड। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कह रहा है, डायनेमो। डायनेमो क्या है दोस्तों?
तो डायनेमो दोस्तों इसका आंसर होगा बी नंबर, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है दोस्तों। डायनेमो का काम करता है दोस्तों, वह आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तित करता है यानी बदलता है दोस्तों। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, आकाश नीला लगता है क्योंकि। आकाश नीला क्यों लगता है दोस्तों, किसके कारण? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी नंबर, यानी लघु दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होता है, इसीलिए आकाश नीला दिखाई देता है दोस्तों। इसका मेन कारण यही है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, 1 माइक्रोन बराबर है, बताइए दोस्तों 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी 1/1000 मिलीलीटर के बराबर होता है दोस्तों। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, अति चालक का लक्षण है। अति चालक लक्षण क्या है दोस्तों? इसका आंसर होगा ए नंबर, यानी उच्च पारगम्यता। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, वर्षों की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? जो वर्षा होता है दोस्तों, तो उसका जो गोलाकार होता है बूंद, किस कारण होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद गोल होता है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर। इसका आंसर होगा सी नंबर, आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म करके सकते हैं। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर मिलता हूं। प्रश्न कर रहा है दोस्तों, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है दोस्तों? इसका आंसर होगा बी, यानी पिच ब्लेंड। क्या होगा दोस्तों? पिंच ब्लेंड के द्वारा। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, यानी नाभिकीय विखंडन पर। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान AMU में है। बताइए दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान AU में कितना होता है दोस्तों? AMU में। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी नंबर, यानी 0.0005 के बराबर होता है दोस्तों। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? बताइए दोस्तों नींबू खट्टा किस कारण होता है? तो दोस्तों आपको यह पता होना चाहिए कि साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू क्या होता है? खट्टा होता है दोस्तों। जितने भी खट्टा होता है दोस्तों पदार्थ, उसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों। आप लोग इसे नहीं भूलिएगा दोस्तों, यह भी काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, वायु एक क्या है दोस्तों? वायु एक यौगिक है कि तत्व है कि मिश्रण है कि विद्युत अपघट्य है? तो दोस्तों जो वायु होता है वह मिश्रण होता है दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत सारा गैस मिला होता है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा सत्य है? दोस्तों इसका आंसर होगा ए नंबर, यानी जल में अत्यधिक विलय होना, यानी जल में अत्यधिक विलय होता है। विरंजक चूर्ण इसमें क्या है दोस्तों? असत्य है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं दोस्तों। अगला प्रश्न कर रहा है, पारद धातु मिश्रण है। जो पारद धातु दोस्तों ये किसका मिश्रण है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी नंबर, यानी पारद युक्त मिश्रण धातु होती है। पारद युक्त मिश्रण धातु होती है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है, कोयले का सामान्य प्रकार है। कोयले का सामान्य प्रकार इसमें कौन है दोस्तों, बताइए? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बिटुमिनस जो होता है दोस्तों, कोयले का सामान्य प्रकार होता है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है,
प्राकृतिक मोती यानी नेचुरल प्योरल है क्या? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए नंबर यानी एक मोलस्क। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है निरंशंस प्राणी कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी नंबर यानी हेल। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कह रहा है जल से बाहर निकाल लिए जाने पर मछलियां मर जाती है क्योंकि? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी नंबर यानी वे श्वास नहीं ले पाती है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? बताइए दोस्तों, जो मधुमक्खी होते हैं वह एक दूसरे के सदस्य को किस प्रकार पहचानते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी नृत्य से। यानी क्या करते हैं दोस्तों, डांस करते हैं और उसी की सहायता से अपने सदस्य को क्या करते हैं यानी पहचानते हैं दोस्तों। किससे? तो नृत्य से। यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा दोस्तों। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है मनुष्य के जीवन काल में कितने बार दांत जमते हैं? यानी मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी नंबर यानी 20 बार। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसे भी अच्छे से याद कीजिएगा दोस्तों। कह रहा है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने बार 2 बार दांत विकसित होते हैं, कितने? तो दोस्तों 20 दांत होते हैं दोस्तों, वह जीवन काल में 2 बार क्या होते हैं, विकसित होते हैं। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डी, बताइए दोस्तों मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डी क्या होगा? तो ए नंबर यानी खोखली होती है दोस्तों। मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डी खोखली होती है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थिजा होती है? बताइए दोस्तों मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थिजा होती है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 29 होती है दोस्तों मनुष्य की खोपड़ी में। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है अधिक मनुष्य के यानी आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन है दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर होगा, हम बता रहे हैं दोस्तों, इसका क्या होगा, इसका बी होगा दोस्तों क्रो-मग्न मानुस। क्या होगा दोस्तों, क्रो-मग्न मानुस। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी नंबर यानी ए और बी इन दोनों से, यानी बीजों से और कांटा तानों से। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी नंबर यानी जल। दोस्तों ये रहा आपका बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा होगा दोस्तों तो अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कीजिएगा और लाइक कमेंट कीजिएगा दोस्तों। और एक और बात दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो इस नंबर पर आप लोग क्या कीजिएगा यानी व्हाट्सअप कीजिएगा। ये मेरा नंबर है 80022725 461 पर दोस्तों क्या कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे